हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएएस एग्जाम गुरुजी चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 परिस जीएस पेपर 1 में आए थे, उनको सोल्व कर लिया था। हम अब सोल्व करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन आप पहले करके आइए, फिर ये क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर नए चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में प्री में पूछे गए क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के शब्दों का उल्लेख निम्न में से किस चीज में किया गया है वो पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कि दुर्लभ रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, दूसरा है प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, तीसरा है हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, और डी नंबर है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक तकनीक है जो कि अपशिष्ट से ऊर्जा टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ताप अपघटन यानी थर्मल पाइप डायलिसिस एवं प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा उत्पादन के अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किया जाता है। इस नवीन टेक्नोलॉजी से विशेषकर अपशिष्टों के दोहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ ऊर्जा भी उत्पादित की जाती है। इसके अंतर्गत अपशिष्टों को उच्च तापमान पर सीमित ऑक्सीजन उपलब्धता में गर्म किया जाता है, जिससे इनका ठोस तरल व गैस में विघटन हो जाता है। पुनः इस तरल तक गैस को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी है उसके अंदर ये इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्य मल्य जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। तो अगस्त्य मल्य जीवमंडल रिजर्व है, इसके अंदर कौन कौन से ये पार्क आते हैं वो पूछे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए कि पहला नैनार, पेम्पारा, साधुन्य वन्य प्राणी अभयारण्य और कल्लाकड़ मधुरई बाघ रिजर्व। सेकंड ऑप्शन है मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड वन्य प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली। तीसरा ऑप्शन था कैंडिन्य, गुंडला, ब्रह्मेश्वर, पापीकोंडा वन्य प्राणी अभयारण्य और मुकुर्ती नेशनल पार्क। और चौथा था कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य और नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व। तो दोस्तों, जो अगस्त्य जीवमंडल रिजर्व है उसके अंदर दक्षिण भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण जीवमंडल रिजर्व है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम में पत्तनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत नैनार, पेम्पारा, वायनाड वन्य प्राणी अभयारण्य आते हैं तथा कल्लाकड़ मंदुथुराई बाघ रिजर्व को यूनेस्को इंटरनेशनल में शामिल किया गया। इस प्रकार दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, और नंबर 2 दिया हुआ था कि मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, और नंबर 3 दिया हुआ था कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, और नंबर 4 था कि सांपों की कुछ जातियां सजीव पर्जक होती हैं। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो दोस्तों, इनमें से जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं, कौन कौन से इसमें सही है, कौन कौन से गलत हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों डी। देखते हैं, समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाकभक्षी तथा कुछ जातियां सर्वहारी होती हैं, जैसे होकलबिक्स जो मुख्यतः प्रवाल भित्तियों पर निर्भर करते हैं। दूसरा है कि शाकाहारी मछलियां ऐसी मछलियां हैं जो जीवों पर निर्भर रहती हैं, जैसे सर्जन फिश एवं पैरट फिश। महासागरों में लाखों जीव निवास करते हैं, इनमें से ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। इन जीवों में से कुछ जीव जैसे मेनेटेस तथा डंगोंग शाकाहारी होते हैं। डंगोंग काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये समुद्री पौधे एवं शाक खाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है। सर्प जो कि जीवित पुत्रिका होते हैं, अपने विकासशील युवाओं को नाल और जर्दी थैली के माध्यम से पोषण देते हैं, लेकिन कुछ सरीसृपों में अत्यधिक असामान्य जैसे बोआ कंस्ट्रक्टर एवं ग्रीन एनाकोंडा सजीव पर्जक के उदाहरण हैं। ये युवा रहते हैं और विकास के किसी भी चरण में शामिल नहीं होते, अतः कथन सही है। इस प्रकार सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन लेते हैं 29 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य जीव प्राणी अभयारण्य और दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन था कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर कहाँ पाई जाती है, ये कावेरी नदी दिया हुआ था। इरावदी डॉल्फिन ये चंबल नदी दिया हुआ था, और मोरचाब यानी रष्टी चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में दिया था।
इनमें से आपको बताना था कि कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें से केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि वो डॉल्फिन है वो वहाँ नहीं पाई जाती, वो अलग जगह पाई जाती है। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं कि नीले मीन पक्ष वाली महासील एक मछली है जो सिपिनिडार्ड कुल की टोर नियोलोमसियस तथा निर्जीत तौर प्रजाति की मछलियों का सामान्य नाम है। यह मछली भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि में पाई जाती है। यह व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है। यह मछली वर्तमान में संकटग्रस्त है और इसके विलुप्त होने का डर है, अतः यह मुख्यतः नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही था। जबकि इरावदी डॉल्फिन यानी ओरकेला ब्रेविस टोरिस्टिस समुद्र के तटों के पास बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियों तथा समुद्र तटों में निकटवर्ती उपखंडों में पाई जाने वाली समुद्री डॉल्फिन की एक यूरिफ्लाइन प्रजाति है। तो इस प्रजाति का नाम म्यांमार बर्मा की प्रमुख नदी इरावदी के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 था कि इरावदी डॉल्फिन चंबल में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मोरिया चाप चित्तीदार बिल्ली परिवार में सबसे छोटे सदस्यों में एक और यह भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका तथा नेपाल में पश्चिमी तराई में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं यानी माइक्रोबिड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ऑप्शन बी, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी गई है। ऑप्शन नंबर 3, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। और नंबर 4, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो माइक्रोबिड्स होती हैं एनवायरनमेंट में जो निर्मुक्त हो जाती हैं, रिलीज होती हैं, अधिक चिंता क्यों है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक होती हैं। इसकी व्याख्या समझते हैं। माइक्रोबिड्स या माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के अंश या रेशे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। इनका आकार सामान्यतः 1 mm से भी कम होता है। इनका विशेष रूप से टूथपेस्ट, कपड़े, क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद औद्योगिक रूप से उपयोग होता है। ये गैर जैव निम्नीकरण होते हैं। ये सीवर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुंच जाते हैं तथा पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या में इजाफा करते हैं। ये जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं और इनमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अपने छोटे आकार के कारण अपशिष्ट जल उपचार निस्यंदन प्रणाली से भी पार हो जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो माइक्रोबिड्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक, वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए हानिकारक है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगले पे, 31 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में हमारे देश के हिमालयी बिच्छू बूटी यानी जिराड्रेनिया डाइसिरोफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह प्रति मलेरिया का औषध का संधारणीय स्रोत है। यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है। यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, या यह वस्तु तंत्र का संधारणीय स्रोत है। तो जो हिमालय बिच्छू बूटी है वो इसका क्यों महत्व बढ़ गया आजकल, उसकी जागरूकता क्यों है, तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से सही ऑप्शन होगा दोस्तों 31 नंबर का ऑप्शन होगा डी, कि डिराडेनिया डायवर्सिस फ्लोसिया यानी समुद्री बूटी, जिसे आमतौर पर हिमालयी बिच्छू बूटी या नीलगिरी बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः खुली वन भूमि, नदी के किनारों, नेपाल के नम निवास और भारत के हिमालय भागों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसका पौधा एक झुरमुट के रूप में पाया जाता है और प्रत्येक झुरमुट में कई तने होते हैं। तनों में अद्वितीय गुणवत्ता का वस्त्र तंतु फाइबर होता है जो मजबूत, चिकना और हल्का होता है। यह वस्तु तंत्र का संधारणीय स्रोत है। तो जो वस्तु तंत्र है उसके लिए यह ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि यह वस्तु तंत्र का संधारणीय स्रोत है, कपड़े इसमें बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से किसका या किन का मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, उनका उपयोग किस में किया जाता है इसमें आपको बताना है। तो पहला है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश पता लगाने के लिए। 2 नंबर था कि किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पता लगाने के लिए। और 3 नंबर था कि किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापन देखने के लिए। तो इनमें से कौन सा कूट सही है ये आपको बताना था। तो जो दोस्तों उपग्रह या सुदूर संवेदी आंकड़े हैं वो इन तीनों के काम में आते हैं। सुदूर संवेदन कार्यक्रम प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होता है। वस्तुतः पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रमकालिक विभेदनों में आंकड़ों के उपलब्ध कराने के लिए IRS उपग्रहों में कई प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं। IRS
उपग्रह पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नजर रखते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल, पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय पर विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सूचनाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को भोजन, जल सुरक्षा, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक प्रणाली, मौसम एवं जलवायु की समझ, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और प्रबंधन तथा विकास क्रियाकलापों का नियोजन, देखरेख, आपदा की रोकथाम, प्रबंधन तथा सुशासन के लिए जरूरी होते हैं। तो सुदूर संवेदी आंकड़ों से हम किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तथा किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लेते हैं अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में राज्यों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य हैं, 4 राज्य दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है, इसको ध्यान रखना है, आरोही क्रम है। तो जो बताना है दोस्तों कि ऊपर 4 राज्य दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफल में तुलना में उनका वन का जो परसेंटेज है कितना है, उसके हिसाब से उनको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको दर्शाना है। राज्य दिए गए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वन क्षेत्र की वस्तुनिष्ठ से अवगत कराने की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की वन स्थिति नामक इस रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों का आधिकारिक आकलन माना जाता है। भारत सरकार प्रत्येक 2 वर्षों में वन सर्वेक्षण करवाती है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों में आच्छादित हिस्से का आकलन किया जाता है। इस तरह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ 44.1%, मध्य प्रदेश 30.72%, महाराष्ट्र 20.10% था, ओडिशा 39.01% है तथा पूरे भारत में अवलोकन करें तो लक्षद्वीप 90.33, मिजोरम 86.287 था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.73% के साथ प्रथम, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आरोही क्रम में दर्शाना था तो हमें इस प्रकार पहले नंबर पर 3 नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र, 2 नंबर पे आ जाएगा 2 नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे ओडिशा और सबसे कम ज़्यादा आ जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अब लेते हैं अगले वाला क्वेश्चन 34। मेथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन बिल्कुल सही है। तो मेथेन हाइड्रेट है, उसके निक्षेप के बारे में कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। 1 नंबर दिया है भूमंडलीय तपन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। 2 नंबर है कि मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल में नीचे पाए जाते हैं। और 3 नंबर था कि वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या समझते हैं। चलिए ये व्याख्या कि मीथेन हाइड्रेट बर्फ की एक जालीनुमा पिंजरे जैसी संरचना होती है जिसमें मीथेन अणुबंध होते हैं। मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा आर्कटिक टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। जब मीथेन को मानव जनित रूप से उत्सर्जित किया जाता है तो मीथेन का 1 या 2 दशक बाद वायुमंडल में ऑक्सीकरण होता है और एक बार ऑक्सीकरण हो जाने के बाद प्रत्येक मीथेन अणु में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जो वातावरण में सदियों तक मौजूद रहता है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन मीथेन हाइड्रेट के बारे में बिल्कुल सही है दोस्तों। अब लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों कुछ सागर दिए हुए हैं और सागर से लगे हुए देश के नाम दिए हुए हैं। आपको इसमें से सही बताना है कि कौन सा सागर किस देश के साथ सीमा बनाता है। पहला दिया है एड्रियाटिक सागर, देश दिया अल्बानिया। दूसरा दिया है काला सागर, देश दिया है क्रोएशिया। तीसरा कैस्पियन सागर, देश दिया है कजाकिस्तान। और चौथा है भूमध्य सागर, देश है मोरक्को। और 5वां है लाल सागर, सीरिया। तो इनमें से सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सही है, काला सागर कैस्पियन सागर कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर मोरक्को बिल्कुल सही है, लेकिन लाल सागर सीरिया से नहीं लगता और काला सागर है वो क्रोएशिया से नहीं लगता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। युग्म 1, 3, 4 सही है। क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, न कि काला सागर से। इसी प्रकार सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है, न कि लाल सागर से। इस प्रकार युग्म 2 और 5 बिल्कुल गलत हैं।
चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, इंडिया, म्यांमार एंड वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा इंडिया। इंडिया है वो पिछले 5 वर्षों से लगातार विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक निर्यातक देश रहा है। भारत सर्वप्रथम 2011-12 में थाईलैंड को स्थापित करके दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना था और इसके बाद वह पूरी तरह से 1 नंबर बना हुआ है। तो इस प्रकार चावल निर्यातक देशों में भारत का पहला स्थान है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। जैसे ये पहला हिमनद दिया है बंदरपूछ, उसके सामने यमुना नदी, दूसरा बारासिगरी चेनाब नदी, तीसरा मिलाम मंदाकिनी, चौथा सियाचिन नुब्रा नदी और जेमू मानस नदी। तो इनमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों देखते हैं युग्म 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, जबकि युग्म 3 और 5 गलत है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट स्थित है और इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद है और जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है, न कि मानस नदी का। तो इस प्रकार ऑप्शन 1, 4 और 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। बंदरपूछ यमुना सही है, सियाचिन नुब्रा सही है और बारासिगरी चेनाब सही है, जबकि जेमू है वो मानस का नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं जेमू है वो तीस्ता नदी का है और जो कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान केदारनाथ के उत्तराखंड में है। चलिए लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिलपैराथियोन, फोरेट, ट्राइएजोफॉस्फेट के इस्तेमाल को आशंका के रूप से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, फल पकवान में या प्रसाधन सामग्री नमी बनाए रखने में। तो दोस्तों कार्बोफ्यूरेन, मेथिलपैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉस्फेट का इस्तेमाल है वो कृषि में किया जाता है, पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। तो इसलिए इनको संचय की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। 2 है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की स्तुतियों के आधार पर बनाए थे। 3 नंबर कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों इसमें कथन बी और सी दोनों हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं और केवल 3 भी हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना एवं सुरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिआदेशात्मक या बाध्यकारी नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया, जबकि कथन नंबर 2 विभिन्न आधारों पर सही है और गलत दोनों हो सकता है। तो विकल्प बी और सी दोनों में से किसी की होने की संभावना इस क्वेश्चन में है। जो आंसर की आएगी उसी के आधार पर पता चल सकता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर दिया हुआ है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। 2 नंबर है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं और 3 नंबर है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म बिल्कुल सही है? दोस्तों कृषि, इसका ऑप्शन डी है दोस्तों कि कृषि मृदा के द्वारा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का विमोचन किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में लगभग 2 से 4 मिलियन टन विमोचन वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। मवेशियों के द्वारा मूत्र विसर्जन के द्वारा अमोनिया गैस निर्मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। अतः कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करता है। इस प्रकार कथन 3 भी सही है। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अलियार, ईसापुर, कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये 3 स्थान दिए गए, इसमें क्या समानता है बताना है आपको। कि हाल में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, 3 भूमिगत गुफा तंत्र है या 4 जल भंडार हैं। तो दोस्तों ये इलियार, ईसापुर, कसबांगती जल भंडार हैं जो क्रम से तमिलनाडु के कोयम्बटूर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 43। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी यानी एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। नंबर 2 है ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। नंबर 3 है कि बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है। और चौथा है कि सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों कथन 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसकी व्याख्या। एचसीएनजी के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक कमी आएगी।
कथन एक विलोपन की बात कर रहा है जो सही नहीं है। सही है दोस्तों, पूरी तरह विलोपित नहीं होगी, लगभग 70% की कमी आएगी। तो पहला कथन गलत हो गया। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोकार्बन को उत्सर्जन को कम करती है, कथन 2 बिल्कुल सही है। और बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर 5वीं हिस्से तक को मिलाया जाता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो CNG की अपेक्षा HCNG को 72 पैसे तक महंगा कर सकती है, कथन 4 सही है। सस्ता नहीं करती दोस्तों, ये महंगा कर देती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 और 3 सही है, पहला ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि खर्चीला बनाती है, ये कम खर्चीला नहीं बनाती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? 4 ऑप्शन है। भूपृष्ठ के निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। और ऑप्शन 3 है कि मेघ आच्छादित रात में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। और ऑप्शन 4 है कि बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, बी कि बादल है वो भौमिक विकिरण के मार्ग में अवरोधक है, अतः पृथ्वी के विकिरण को वापस कर देते हैं। इसे मेघ आच्छादित रात में ओस नहीं बनती और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण ओस नहीं बन पाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया है। 2 नंबर दिया है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, 44वां अमेंडमेंट और 99 अमेंडमेंट के बारे में। तो कौन सा कथन बिल्कुल सही आपको बताना है। तो केवल 2 सही है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन से परे किया गया था। अतः कथन 1 गलत है, क्योंकि 44वें में नहीं किया था बल्कि 42वें में किया गया था, जबकि 99वें संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। कथन 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 2 है, भारत सरकार का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। और 3 नंबर था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और नंबर 4 है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन में कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों इसमें कथन 3 और 4 सही है, जबकि 1 और 2 गलत हैं। कैसे हैं चलिए व्याख्या समझते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। विकल्प 2 भी गलत है, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अक्षमता और सिद्ध कदाचार के बारे में ब्यौरा न्याय जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। अतः विकल्प 3 और 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है दोस्तों कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही ए कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। 2 नंबर दिया है कि भारत में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। और 3 दिया है कि भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो निम्नलिखित में कौन से कथन बिल्कुल सही है? तो इसका कथन केवल 1 सही है दोस्तों, और बाकी दोनों कथन गलत हैं। कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन 2 और 3 गलत हैं। देखते हैं कैसे। कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकाल में 2 चरणों में कुकिंग कोयला क्षेत्र 1971 था, गैर कुकिंग कोयला 1973 में किया गया था। विकल्प 1 सत्य है। वर्तमान समय में भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हुआ। इस प्रकार ऑप्शन 2 और 3 गलत हैं। लॉटरी के आधार पर आवंटन नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। 2 नंबर है कि उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। और 3 है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन या कथन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों इसमें कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। 3 नंबर है कि लाभ का पद बिल्कुल परिभाषित किया गया, ऐसा नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 की धारा 3 में कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो गया। अतः विकल्प 1 सत्य है, विकल्प 2 भी सत्य है। शब्द लाभ के पद को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। 50वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत एवं शून्य घोषित कर दिया गया है? तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका है 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगला वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए।